हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। इन सभी बात पर हम बहुत ही अच्छे से चर्चा कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और बहुत ही अच्छे से इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए तब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं, यानी पूरा मक्खन बना देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं, किस टॉपिक को, किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले एक बार आप याद कीजिए, इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझिए, यानी कि जब कोई दो पदार्थ या अकेले कोई पदार्थ टूटकर या कोई दो पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इससे क्या होता है, अलग होता है। इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या आप रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लिखने का एक तरीका होता है, यानी कि जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तब तक अच्छे से पता नहीं चलेगा, ठीक है, उसके पूरे बारे में पता नहीं चल पाएगा। यानी एक इक्वेशन बोल देने से जितना जानकारी हम लोग को नहीं मिलता है उससे कई गुना अधिक उस इक्वेशन को लिख देने से जानकारी मिल जाता है। अब आप कहिएगा कैसे? जैसे कि हम बोल दें मैग्नीशियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन से, यहाँ पर पता नहीं चलेगा परमाणु कितना है, उसका मोल कितना है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी को हम समीकरण के द्वारा लिख दे तो ये सभी चीज़ देखना, उसका भार, आयतन, ये सभी चीज़ देखना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए रासायनिक समीकरण का जरूरत बना। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो सकता है, एक तो शब्द समीकरण और दूसरा क्या, संकेत और सूत्र के द्वारा। तो आप एक बात सोचिए कि शब्द समीकरण काहे लिखा जाएगा? कभी लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि शब्द समीकरण को हटाने के लिए ही ये संकेत और सूत्र का उपयोग होता है, ताकि जो है लंबा ना हो। यानी कि शब्द से हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए समय भी लगेगा, जगह का भी यानी कि समझिए अधिक लगेगा, पेज का खर्च भी होगा। अगर वही हम लिख दे CO2, वही चीज़ है, अगर हम उसको सूत्र और संकेत के द्वारा लिख दे तो काफ़ी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। तो अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। आइए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के द्वारा लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत और सूत्र के द्वारा लिख दें, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। इसी रिएक्शन को हम अगर सूत्र और संकेत के द्वारा लिख दे, हाइड्रोजन न लिखकर हाइड्रोजन के लिए हम H लिख दे, ऑक्सीजन न लिखकर ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दे, और जल न लिखकर जल के लिए H2O लिख दे, तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और शब्द यानी सिंपल में समझे ना, और सिंपल में तो रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। भैया ये क्या बोल दिया, संक्षिप्त निरूपण? हाँ, संक्षिप्त निरूपण मतलब छोटे में हम अगर शब्द में लिखते हैं उसे बनाकर तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर उसी को संक्षिप्त रूप में लिख दे, अब कोई भी चीज़ संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमें उसका सूत्र, संकेत का आवश्यकता तो पड़ेगा, तो इस चीज़ का हम उपयोग कर देंगे और संक्षिप्त रूप से लिख देंगे, तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आपको कि रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट हो तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए है, आप पूछ सकते हैं। चलिए अब देखेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है। हाँ, तो रासायनिक समीकरण यहाँ पर दो प्रकार के होता है, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है, समीकरण पहले छोड़िए, अब संतुलित और असंतुलित पर आइए। संतुलित मतलब कोई चीज बराबर है, जैसे कि हम अभी हमारा ये देखिए हैंड, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि संतुलित है। और यही ऐसे हो
तो यह संतुलित है। यानी कि दो पक्ष क्या हो, आपस में अगर बराबर हो, दो पक्ष आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित कहते हैं। और जब वही दो पक्ष आपस में डिफरेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। अब इस समीकरण में भी ऐसा ही होता है। अब आपको इस समीकरण में कैसे होता है, तो समीकरण में ये बात बताइए कि पदार्थ हिस्सा लेते हैं, तत्व हिस्सा लेते हैं, तो जो तत्व आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे संतुलित कहेंगे, और जो बराबर नहीं हो उसे असंतुलित कहेंगे। अब आप कहेंगे इसका जरूरत क्या है, तो देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। हाँ, क्लास 9th में आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे। वो नियम क्या कहता है कि समीकरण को, किसी भी समीकरण को हम तभी सही मानेंगे जब वो क्या होगा, संतुलित होगा। संतुलित कहने का मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व होता है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इस बात को अच्छे से समझिए भैया, आपस में बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, आपस में कहने का मतलब हाइड्रोजन को हम संतुलित करेंगे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ तो करेंगे नहीं। अरे हाइड्रोजन का अगर परमाणु समझ लो कि अभिक्रिया में हमारे पास 2 है, तो हम ऑक्सीजन का थोड़ी ना देखेंगे, हम देखेंगे कि अभिकारक में प्रतिफल में हमारा हाइड्रोजन का कितना है। अगर बराबर होगा तो कहेंगे कि संतुलित है, और बराबर नहीं होगा तो कहेंगे संतुलित नहीं है। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो बराबर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। अब देखिए संतुलित समीकरण को एक सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और उसमें कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित काहे किया जाता है। तो पहले एक बात समझिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया होता है तो न तो नया पदार्थ बनता है, न ही नए पदार्थ का निर्माण होता है, और न ही पुराना पदार्थ का विनाश होता है। कहने का मतलब है अभिक्रिया में हम H और O लिए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, तो दूसरा पदार्थ इसमें फेरस सोडियम थोड़ी ना बन जाएगा, इसमें फेरस और सोडियम थोड़ी ना बन जाएगा, और न ही पुराने पदार्थ का विनाश होगा। कहने का मतलब है अगर हम ऑक्सीजन लिए, हाइड्रोजन लिए, तो हमारा गायब थोड़ी ना हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर आप प्रतिफल में देखिएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि गायब हो जाएगा, गायब नहीं होगा। यानी कि जो हम लेंगे वही हमें मिलेगा। सिंपल सा मतलब है कि आप अभी पर जहां पर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज का संरक्षण किया जाए तो क्या वो बराबर होगा, अधिक होगा या कम होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है आपका भी वहां पर कॉपी लिए हुए हैं और पढ़ रहे हैं। एक बात सोचिए कि उस कॉपी को आप ले जाकर रोड पर रख दे और कोई उसका संरक्षण न करे, संरक्षण मतलब देख रेख न करे। पहले ही समझिए द्रव्यमान संरक्षण सिंपल सा है, द्रव्यमान यानी मास का, वजन का क्या कर दे, संरक्षण कर दे। तो आप अपने कॉपी का संरक्षण न करें तो क्या हो जाएगा, कोई लड़का आएगा पेज फाड़ सकता है, कोई दूसरा पेज रख सकता है, यानी कि पेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप किसी को दे दे कि आप हमारे कॉपी को देख रेख करते रहिए, यानी इसका संरक्षण कीजिए, तो बताइए आप अगर अगले दिन जाइएगा तो क्या पेज बढ़ जाएगा, क्या पेज घट जाएगा? नहीं, जैसे था वैसे ही रहेगा। कहने का मतलब यही है कि रासायनिक अभिक्रिया में भी अगर उसका संरक्षण किया जाए, द्रव्यमान का, उसके वजन का संरक्षण किया जाए, देख रेख किया जाए, तो क्या होगा, दोनों बगल जो उसका वजन होगा वो बराबर होगा। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसीलिए इसी नियम को पालन करने के लिए असंतुलित समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। क्यों? असंतुलित समीकरण को गलत माना जाता है। गलत इसलिए माना जाता है कि जो पदार्थ बनता है वो आपस में डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों बगल आपस में सभी तत्व क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए H2 प्लस O2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, अभिक्रिया में अभिकारक में कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मगर इधर देखिए H2O, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि ये असंतुलित समीकरण है। इसी को संतुलित करेंगे, और संतुलित करने का क्या होता है, विधि होता है। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये अगर आप समझ गए हैं तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, उसका क्या विधि है। तो 2 विधि को हम देखेंगे। एक तो अनुमान विधि, जिससे आप
कोई भी सवाल उड़ा सकते हैं, और एक ABCD विधि जिससे आप कितना ही हार्ड सवाल हो उसको सॉल्व कर डालिएगा, कितना ही हार्ड हो। मगर आपके एग्जाम में जो 10 क्लास का एग्जाम है उसमें अनुमान विधि से ही आप सारे सवाल को उड़ा सकते हैं। उसका कारण ये है कि वो तो वहां पर बनाने के लिए थोड़ी ना देता है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको देखना है, ऊपर कोई रिएक्शन दिया है तो नीचे देख लेना है कौन सा ऑप्शन में ये बराबर है, आपस में सभी तत्व क्या है, बराबर है। और सभी तत्वों को अगर आप देख लिए बराबर है तो बोल देंगे कि संतुलित है। तो अब एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ज्ञान के लिए, क्या है हम बार बार बोलते हैं एग्जाम के लिए पढ़ना और ज्ञान के लिए पढ़ना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, इन दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और आप पढ़ाई करते रहिए और रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को करें या ना करें, एक वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हो सकता है कि आप ना पढ़े कोई और का हेल्प हो जाए हमारे माध्यम से। तो आप शेयर जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।